कक्षा 11वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को गैसों का अणुगति सिद्धांत भाग 1 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले चलता है बायल का नियम। अणुगति सिद्धांत के अंदर जो है गैसों के वो बायल का नियम है। इसमें क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, आयतन की बात कर रहे हैं, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया हमने कि दाब P है, किसी गैस का आयतन V है, और यदि ताप स्थिर हो तो बायल के नियम से क्या हुआ, V समानुपाती 1/P, यानी V जो है वो समानुपाती हो जाएगा 1/P के। समानुपाती को चिन्ह को हटाने के लिए हम एक नियतांक लेते हैं, तो नियतांक K हो जाएगा, K गुना 1/P हो जाएगा, P को इधर ले जाएंगे तो PV बराबर हो जाएगा K, यानी ये सूत्र आ जाएगा। इस तरह से क्या आ जाएगा, एक बार तो ये लेंगे P1 V1 बराबर K हो जाएगा, और एक बार P2 V2 बराबर K हो जाएगा, तो दोनों से मिला करके क्या सूत्र बन जाएगा, P1 V1 बराबर P2 V2। ये सूत्र आपका बायल के नियम का हो गया। चलिए देखते हैं चार्ल्स ने क्या कहा था। चार्ल्स का स्थिर दाब का नियम, इसमें दाब स्थिर रहेगा। स्थिर दाब पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री C बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री C के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। यदि दाब स्थिर है, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 0 डिग्री C पर आयतन V0 है तथा T डिग्री C पर उसका आयतन V हो, तो चार्ल्स के नियम से यह सूत्र होता है V बराबर V0 1 प्लस 1/273 गुणा T। तो ये सूत्र जो है आपका चार्ल्स का है। चार्ल्स का सीधा सीधा सूत्र ये भी रहता है V समानुपाती कैपिटल T के भी। तो इसमें V बराबर कांस्टेंट आ जाएगा और ये T हो जाएगा, तो V/T बराबर K हो जाएगा। अब इसमें अगर हम सूत्र लगाते हैं तो एक बार V1/T1 बराबर K हो जाएगा, और एक बार V2/T2 बराबर भी K हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को ले लेते हैं यदि, तो क्या बन के आएगा, V1/T1 बराबर V2/T2। ये सूत्र एक और आ जाएगा आपका, ये चार्ल्स के नियमों में लगता है। T ध्यान रखना परम ताप है इसमें, यानी कि केल्विन में नापा जाएगा। परम शून्य ताप की भी बात कर लेते हैं जरा। परम शून्य ताप वह होता है जिस पर किसी गैस के आयतन का मान शून्य होता है। इसका वास्तविक मान जो है वो -273.15 डिग्री C होता है। वैसे 0 डिग्री K बोलते हैं इसको, 0 डिग्री K, यानी ये जो है परम ताप शून्य को बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा अब है गैसों के अणुगति सिद्धांत की मूल अभिधारणाएं, यानी अभिगृतियां कौन सी हैं इसकी, वो सब याद करनी है आपको। तो पहली अभिगृति है, प्रत्येक गैस के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। हर कोई गैस जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। नंबर 2, किसी गैस के अणु दृढ़, पूर्णतः प्रत्यास्थ और सभी प्रकार से एक समान होते हैं। ये सारे के सारे एक समान होते हैं। चलिए नंबर 3 क्या है, अणुओं का आकार अंतराणुक अंतराल की तुलना में नगण्य होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही होता है। अंतराणु का आकाश होता है जिसमें वो घूम सकते हैं अणु, उसकी तुलना में इनका आकार, खुद का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए नगण्य मानते हैं। नंबर 4, ये अणु सभी संभव वेग से सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करते हैं, एक जैसी गति नहीं करते हैं। नंबर 5, ये अणु आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, किंतु इन टक्करों से गैसों का आयतन नहीं बदलता है। टक्कर भले होती है गैस के अणुओं की, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। नंबर 6, 2 अणुओं की टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। नंबर 7, 2 अणुओं की टक्कर क्षणिक होती है। नंबर 8, 2 क्रमागत टक्करों के बीच अणु एक समान वेग से सरल रेखा में गति करते हैं। और नंबर 9 जो कि लास्ट है इसमें, गैस के अणु बर्तन की दीवार से सतत टकराते हैं और दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं। तो ये इसके पोस्टुलेट्स हैं या अभिधारणाएं हैं या अणुगति का मूल सिद्धांत कह लो। ये सारे के सारे पॉइंट आने चाहिए, ये ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। चलिए अब देखते हैं गैस समीकरण कैसे बनती है। तो गैस समीकरण बच्चों ध्यान रखना, आदर्श वो जो चार्ल्स नियम और बायल्स का नियम था, उन दोनों के नियमों को बना करके बनाई गई थी। तो पहले ये देख लेते हैं इसके उत्तर में क्या लिखना होता है। गैस समीकरण क्या होती है, किसी गैस के दाब
P आयतन V और परम ताप T में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को हम गैस समीकरण कहते हैं। यानी ये PV इक्वल टू RT होता। आता कहाँ से है? सिंपल वैसे तरीका तो ये है व्युत्पन्न का, लेकिन ये चार्ल्स का और बायल्स के नियम को मिला दिया गया तब आया हुआ है। चलिए देखते हैं, इसमें R का मान जो है गैस नियतांक है, ध्यान रखना। ये R क्या चीज है? ये गैस नियतांक है। चलिए अब इसकी व्युत्पत्ति कर लेते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति हमें दाब के नियम से ही करनी है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत से लेते हैं पहले। तो P बराबर होता है 1/3 mn अपॉन V और C स्क्वायर बार, यानी कि ये बार है और -2 नहीं है ये पावर, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये C की पावर -2 नहीं है, ये C बार है। ध्यान रखना, C बार एक शब्द होता है, इसका वर्ग है, ये -2 नहीं है कतई भी, ध्यान रखना कहीं आप लोग इसको -2 पढ़ने लगे। ये C बार का वर्ग है। C बार का मतलब औसत होता है, वर्ग मध्यमूल के मान में आता है, बताया जाएगा उसको कैसे। तो चलिए P बराबर हो गया 1/3 mn अपॉन V इंटू C बार स्क्वायर। इसमें V की इधर गुना कर दीजिए, तो PV बराबर हो जाएगा 1/3 mn C स्क्वायर बार। अब इसके बाद परंतु mn का मान जो है कैपिटल M के बराबर होता है, गैस के अणु के बराबर होता है, गैस का अणु भार होता है, इसको द्रव्यमान बोलते हैं। तो PV बराबर हो जाएगा कितना? 1/3 m C स्क्वायर बार हो जाएगा, और C स्क्वायर बार जो है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो PV इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये सीधे ताप के हो गया, तो PV इक्वल टू ताप के अनुक्रमानुपाती हो गया, तो PV इक्वल टू RT, जहां R गैस का नियतांक हो गया। तो ये यहां तक भी सिद्ध करने के लिए आता है, हम लोग तैयार कर लेंगे इसको। चलते हैं आगे, देखते हैं जरा। एक प्रश्न दिया हुआ है आपको, सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो R इक्वल टू PV अपॉन T होता है, क्योंकि PV इक्वल टू RT होता है, इससे हम R का मान निकाल सकते हैं। R बराबर कितना हो जाएगा? 30 के बटे में आ जाएगा। सूत्र में R का मान निकाल दिया, PV अपॉन T हो गया। P का मान हमें पता होता है 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर होता है। तो पारे का 76 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला, 10 की घात -2 से गुणा करा, और इसका जो घनत्व होता है पारे का 13.6 गुणा 10 की घात 3 होता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 होता है। और V का मान हम STP लेते हैं तो 22.4 लीटर आता है, और लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो 22.4 गुणा 10 की घात -3 मीटर क्यूब कर दिया। और इसमें ताप जो होता है वो 0 डिग्री C होता है, यानी 273 K के बराबर होता है। ये सारे मान हमने इसमें सूत्र में रख दिया। P का मान ये रखा गया है 76 करके, यहां से लेकर के ये मान लेते हुए यहां तक का मान हो गया, इसके बाद यहां तक भी हो गया। और V का मान ये 22.4 गुना 10 की घात 3 है, और T का मान ये नीचे रखा गया। तो इसका मान जब हल कर लेते हैं तो 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन आ जाता है, और यही आपका उत्तर हो जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ना चालू करते हैं, क्या कुछ दिया हुआ है इस लेसन में। अणु गति सिद्धांत के आधार पर डाल्टन के आंतरिक दाब के नियम का निगमन ले रहे हैं। चलिए देखते हैं आंतरिक दाब का नियम क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें ये क्या है, मान लिया V आयतन का एक बर्तन है, बंद बर्तन है, इसमें प्रथम गैस के N1 के अणु भरे हैं, और प्रत्येक अणु का द्रव्यमान M1 है। अतः अणुगति सिद्धांत से गैस का दाब का सूत्र हो जाएगा, P1 बराबर 1/3 M1 आ जाएगा, N1 आ जाएगा, और C1 स्क्वायर बार अपॉन V आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार दूसरी भी समीकरण हम बना लेंगे, P2 बराबर 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर बार अपॉन V, क्योंकि आयतन हमने दोनों जगह समान ले रखा है। तृतीय गैस का दाब भी बता दिया, P3 हमने 1/3 M3 N3 C3 स्क्वायर बार अपॉन V। तीनों में आयतन और ताप समान है। इन गैसों को मिश्रित करने पर प्रत्येक गैस का आयतन V हो जाएगा, तथा मिश्रण का आयतन भी V होगा। किंतु अब दाब जो है N1 प्लस N2 प्लस N3 अणुओं के दाब के तुल्य हो जाएगा, यानी इन सबका ताप जुड़ जाएगा। यदि सभी गैसें समान ताप पर मिश्रित की जाती हैं तो प्रत्येक प्रकार के अणु की माध्य गतिज ऊर्जा समान होगी, अर्थात 1/2 M1 C1 स्क्वायर बार बराबर 1/2 M2 C2 स्क्वायर बार बराबर 1/2 M3 C3 स्क्वायर बार, और इसको हमने कैपिटल E मान लिया। तो समीकरण 1 2 3, ये जो 1 2 3 दिखाई दे रही है इन, और ये चौथी, इन सबसे ले लेते हैं। तो P1 का मान जो है 2/3 N1 E अपॉन V हो जाएगा, P2 का मान 2/3 N2 E अपॉन V हो जाएगा, P3 का मान 2/3 N3 E अपॉन V हो जाएगा। ये सारे मान
रखने पर क्या हो जाएगा, P बराबर 2/3 NE/G हो जाएगा ये। अब जहां n का मान क्या था, N1 + N2 + N3 मान धर दिया हमने, तो 2/3 N1 + N2 + N3/V हो जाएगा और E हो जाएगा। इन सब की गुणा अंदर कर देते हैं और अलग कर देते हैं, तो तीनों को अलग करेंगे तो ये 3 हिस्सों में दिखाई देगा और ये अलग अलग दाब के बराबर हो जाएगा, P1 P2 और P3, और यही डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। अतः समान ताप पर पारस्परिक क्रिया न करने वाली गैसों को मिश्रित करने पर मिश्रण का दाब उसके अवयवी गैसों के दाब के योग के तुल्य होता है, और यही क्या है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। तो चलिए ये अच्छी तरह से कर लेंगे, लेकिन बच्चों नियम जो वास्तव में है इसका वो ये है, ये आ जाएगा आपका N1/N × P, ऐसा सूत्र होता है इसका। बच्चों ध्यान रखना, जो क्वांटिटी में काम आएगा ये ज्यादातर काम आता है। यानी एक गैस का दाब अगर निकालना है तो N1 हम उस गैस के अणुओं की संख्या ले लेंगे, बटे कुल अणुओं की संख्या ले लेंगे और गुणा कुल दाब ले लेंगे, तो इससे हम आसानी से निकाल लेते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है। स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, चलिए देखते हैं भाई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं इसको। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्या होता है, कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी दिशाओं में गमन कर सकता है उसको उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। यह किसी गतिक निकाय की अवस्था को निर्दिष्ट करने के लिए आवश्यक कुल निर्देशांकों की संख्या होती है। चलिए नंबर 1 लेते हैं हम। एक परमाणु गैस, मोनोएटॉमिक गैस क्या होती है। एक परमाणु गैस जैसे हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी अक्रिय गैसें हैं। ये अणु में एक परमाणु होता है, अतः एक परमाणु गैसें x, y तथा z अक्ष के अनुदिश या समांतर स्थानांतरी गति संभव है। इस प्रकार एक परमाणु अणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, क्योंकि ये 3 दिशाओं में घूम सकता है। नंबर 2 लेते हैं, द्विपरमाणु गैस यानी डायएटॉमिक गैस क्या होती है। द्विपरमाणु में कौन कौन सी आती है गैसें, याद होनी चाहिए आपको। हाइड्रोजन गैस आएगी, ऑक्सीजन गैस आएगी, N2 आ जाएगा, HCl आ जाएगा, यानी नाइट्रोजन भी आ गई और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी आ गई। यदि गैस के अणु में 2 परमाणु होते हैं तो ऐसे परमाणु की स्थानांतरी गति में स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। द्विपरमाणु गैसों के अणु के दोनों परमाणु अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्षों के सापेक्ष 2 दिशाओं में घूर्णी गति कर सकते हैं, अतः घूर्णी गति में स्वतंत्रता की कोटि 2 होती है। इस प्रकार द्विपरमाणु गैसों की स्वतंत्रता की कोटि 5 हुई। जरा इसको समझ लीजिए एक बार, ये तो 3 कोटि थी ही इसकी, और ये चूंकि अणु था इस तरह से, ये अपने चारों ओर ऐसे भी घूम सकता था, इस तरह से घूम सकता है चारों ओर, इसलिए इसकी 2 और कोटि हो गई, तो कुल मिलाकर के 5 हुई। अब चलते हैं जरा त्रिक वाले में क्या होता है। त्रिक परमाणु गैस यानी सरल रेखीय त्रिक परमाणु गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया आदि के लिए स्वतंत्रता की कोटि 7 हो जाती है, तथा अरेखीय त्रिक परमाणु गैसें जैसे H2O हो गया, O3 आदि के लिए स्वतंत्रता की कोटि 6 होती है। तो इस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी स्वतंत्रता की कोटि के बारे में लिखने के लिए। चलिए कुछ और, एक और है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए परम शून्य ताप और पर गैसों के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा शून्य होती है। ऐसा भी सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है आपको। तो चलिए इसके जवाब में ये आंसर आपको दिया जा रहा है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत से गैस द्वारा आरोपित दाब क्या होता है, P बराबर 1/3 mn/V और C² बार है, ये बार है, ध्यान रखना बच्चों। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसमें बताना पड़ेगा m क्या है, एक अणु का द्रव्यमान है, n और क्या है, V आयतन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या, तथा C बार क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग है। ये चलिए समीकरण 1 में क्या करा हमने, V 1 मोल के आयतन हो तो n तथा उस आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या अर्थात अवगाड्रो संख्या की होगी। हमने एक अणु ले लिया, इसमें 1 मोल लेने पे अवगाड्रो संख्या आ जाती है, तो P V की इधर गुणा कर दी गई है, तो PV बराबर 1/3 mn, ये कैप्टन आ जाएगा, C² बार हो जाएगा। आदर्श गैस समीकरण से PV RT होता है, मान रख दिया गया, तो यहाँ 1/3 mn C² बार बराबर RT हो जाएगा। अब यहाँ 2/3 कर दिया, फिर इसके बाद 1/2 ले लिया हमने, mn C² बार RT, तो ये 1/2 mn C² बार बराबर 3/2 RT हो जाएगा, क्योंकि दोनों को दोनों हम इधर राइट हैंड साइड में दे देते हैं, तो ये 3/2 RT हो जाएगा।
अब ये जो है वास्तव में ये एक अणु की गतिज ऊर्जा है, तो ये ई से दिखा देते हैं गतिज ऊर्जा को यहाँ पे, तो 3/2, और यहाँ पर 3/2 आर बटे टी आया था, और इस एन को इधर ले गए थे, एन को इस आर के नीचे ले गए हैं, तो ये जो संख्या दिखाई दे रही है ये के बराबर बोली जाती है, यानी आर बटे एन का मान ये हो जाता है। के एक नियतांक है जिसे हम बोल्ट्जमैन नियतांक बोलते हैं। तो ई बराबर 3/2 के टी, ये वाला भी बहुत ज्यादा सिद्ध करने के लिए दिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां ई बराबर 1/2 एम सी स्क्वायर बार है, यानी ये अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा, और तथा के बराबर आर बटे एन एक बोल्ट्जमैन नियतांक बता दिया। यदि कैपिटल टी 0 हो जाए तो उपयुक्त सूत्र यानी इस वाले सूत्र में रख देंगे मान टी का मान 0, तो सारा ही 0 हो जाएगा, तो ई भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिद्ध होता है अतः परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, या इसका भी ले लीजिए, सिद्ध कीजिए परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा शून्य होती है, तो ये भी सिद्ध हो गया हमारा। चलिए आते हैं माध्य मुक्त पद क्या होता है। तो गैस के अणु दूसरे अणु से क्या करते हैं, टकराते हैं, इससे पूर्व जितनी दूरी चलते हैं उसे मुक्त पथ कहते हैं। टकराने से पहले जितनी दूरी तय करते हैं उसे मुक्त पथ कहते हैं। विभिन्न टकराओं में मुक्त पथ का मान अलग अलग होता है। इसको हम दूसरी तरह से इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी अणु द्वारा दो क्रमागत टकराओं के बीच तय की गई माध्य दूरी औसत मुक्त पथ कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। औसत मुक्त पथ का मतलब क्या हो गया, कुल तय की गई दूरी बटे टकरों की कुल संख्या ले लिया गया, तो इस तरह से निकल जाएगा। मान लिया यदि कोई अणु टी समय में कैपिटल एन विभिन्न टकरों में क्रमशः λ1, λ2, λ3 और λn इत्यादि दूरियां तय करता है, तो औसत मुक्त पथ का मान इस सूत्र से दिया जाएगा। ये बार है, तो लैम्डा बार बराबर हो जाएगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λn बटे कैपिटल एन हो जाएगा। अब औसत मुक्त पथ का मान गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा अणु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तो ये रख दिया गया। औसत मुक्त पथ ताप तथा दाब की निर्भरता होती है, अर्थात टी यानी लैम्डा बार समानुपाती कैपिटल टी और लैम्डा समानुपाती कैपिटल टी अपॉन रो हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप लोगों को करना है इसमें। अब आता है ग्राहम का विसरण नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिर दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, कैपिटल डी समानुपाती 1/वर्गमूल रो। जहां रो जो है दिया हुआ, ये जो रो लिखा हुआ ये रो है बच्चों, गैस का घनत्व है। अब गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर क्या है, पीवी इक्वल टू 1/3 mn सी स्क्वायर बार, ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ लिया पहले, तो इसमें क्या करा हमने, सी स्क्वायर बार का मान निकाल लिया, तो mn इसके बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2pv बटे mn। अब इसमें mn बटे v का मान रो होता है, यानी रो बराबर वास्तव में कितना हो गया, mn अपॉन v हो गया। द्रव्यमान बटे घनत्व इसमें दिया गया है, द्रव्यमान बटे आयतन ले लिया तो घनत्व हो गया है, तो ये घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन यहाँ सूत्र दिखाया हुआ है, ये मान रख दिया गया। तो सी स्क्वायर बार का मान जो है सी आर एम एस बोलते हैं, इसको वी आर एम एस भी बोल सकते हो, ध्यान रखना, सी आर एम एस को आप लोग वी आर एम एस भी लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, √3 पी अपॉन रो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है इसका √ पे आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है, तो सी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, समानुपाती 1 अपॉन घनत्व, घनत्व देखो नीचे आ गया, इसलिए वर्गमूल के अनुपाती हो गया। अतः जबकि पी नियत है इसमें, क्योंकि विसरण दर गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग के अनुपाती है, अतः विसरण की दर जो है ये कैपिटल डी क्या हो गया, समानुपाती 1 अपॉन वर्गमूल रो। यही ग्राम का विसरण नियम, तो यहां तक आप लोगों को करना है, तो ध्यान रखना है। विसरण का नियम आप लोगों ने जो पीछे याद किया था वो आर से याद किया है, तो आर का जो समानुपाती होता है 1 अपॉन वर्गमूल रो होता है, ऐसा भी सूत्र हमने याद करा हुआ था। विसरण की दर को आर से दिखाते हैं, यहाँ डी से दिखाया गया है, आपकी मर्जी है जिससे दिखा दीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं हम। एक अणु की औसत गति ऊर्जा 3/2 kT के बराबर होती है, हालांकि मैंने पीछे सिद्ध करके दिखा दिया था पहले, अभी पीछे भी गया तभी दिखाया मैंने इसको, अब इसमें भी सिद्ध करके एक बार देख लेते हैं। तो गैसों के गतिक समीकरण के अनुसार पीवी बराबर 1/3 mn सी स्क्वायर होता है, तो बी की इधर गुणा कर दी गई है तो है, तो इसमें 2/3 ले लिया हमने और 1/2 mn सी स्क्वायर बार कर दिया, तो ये जो आपका आ गया ये गतिज ऊर्जा हो गई पूरी की पूरी एक अणु की, तो ये हो जाएगा पीवी इक्वल टू 2/3 के गुणा ई।
काइनेटिक एनर्जी के हो गया। तो के ई बराबर 1/2 mnc स्क्वायर होता है, ये दिया हुआ था। तो के ई बराबर 3/2 पीवी हो गया। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो ये मान इसमें लगा दीजिए। तो के ई बराबर 3/2 एनआरटी हो जाएगा। अब इसमें के ई समानुपाती टी के हो गए, यहाँ टी परम ताप है, तो के ई बराबर 3/2 के टी हो जाएगा, जहाँ के बोल्ट्जमैन नियतांक है। तो यही आपका सिद्ध करना था। हालांकि पीछे मैंने सिद्ध करके दिखा दिया था, आप लोगों को वैसे सिद्ध करना है। चलिए आगे देखते हैं। ये गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर गैसों के दाब के लिए व्यंजक, जो पी का सूत्र भी पढ़ते आ रहे थे हम लोग, करते आ रहे, तो उसका भी ये व्यंजक है। तो ये इसका उत्तर आपको लिखना है। मान लिया एक घनाकार खोखला बर्तन है, जिसकी प्रत्येक कोर की लंबाई 1 है। इस बर्तन में एक आदर्श गैस भरी है, जिसके प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है। ये आपको एक्सिस दिखाया हुआ है, ये घनाकार पूरा है, इसके अंदर ये एक अणु दिखा रखा है, इसकी गति दिखा रखी। एक्स एक्स की ओर गति करता है u वेग से, वाई एक्स की ओर गति करता है v वेग से, और जेड एक्स की ओर गति करता है w वेग से। तो तीनों वेग यहाँ पे दिखाए हैं P बिंदु पे, और ये O बिंदु है, इसका अक्ष है तीनों का। चलिए मान लेते हैं कोई अणु P के दिशा में c वेग से गति कर रहा है। इस वेग के 3 घटक u v w, जो क्रमशः x y z x के समांतर है, में वियोजित किया जा सकता है। इस प्रकार सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। मान लिया बर्तन के दो फलक ए और बी एक्स अक्ष के लंबवत हैं। यदि एक फलक ए और यू वेग से टकराता है तो उस पर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, तो वापस उसी वेग से लौट आएगा, तो इसलिए माइनस यू वेग हो जाएगा इसका। तो वापस लौटने पे क्या होता है, टक्कर के अणु से पहले का संवेग एम हो गया, टक्कर के पश्चात माइनस का एम हो गया, क्योंकि वापस आ गया था। अतः टक्कर के कारण अणु के संवेग में परिवर्तन जो हो जाएगा वो माइनस करके फिर माइनस एम हो जाएगा, तो 2mu आ जाएगा आपका ये संवेग में परिवर्तन। और यही कहीं से हम बल निकालेंगे। यह एक अणु जो है ए से बी तक पहुंचने में, बी से ए तक पुनः पहुंचने में क्या समय लगाता है, 2l दूरी करता है, जहां 2l दूरी क्या है, उसकी लंबाई थी जिस वक्त को दिया था। अणुओं को 2l दूरी तय करने में जो समय लगता है वो 2l/u से लगेगा। समय बराबर दूरी बटा वेग का सूत्र लगा लिया। स्पष्ट क्या है इसमें, 2l दूरी तय करने के पश्चात 2l/u समय के पश्चात वही अणु पुनः फलक ए से टकराएगा। अतः प्रति सेकंड फलक ए पे टकराव की संख्या क्या हो जाएगी, u/2l हो जाएगा। प्रति सेकंड अणुओं द्वारा दीवार को जो प्रदान किया गया संवेग है वही लगाया गया बल के बराबर हो जाएगा, तो वो 2mu हो जाएगा, और समय जो ले लिया u/2l ले लिया, तो mu²/l हो जाएगा। अर्थात फलक ए पर संवेग परिवर्तन की दर, परंतु न्यूटन की गति के द्वितीय अनुसार संवेग परिवर्तन की दर अणु द्वारा उस फलक पर आरोपित बल के बराबर होती है। यानी अणु द्वारा फलक ए पे आरोपित बल जो है वो mu²/l हो जाएगा, परंतु दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। अतः फलक ए पे आरोपित दाब P का मान जो है कितना आ जाएगा, mu²/l/l² आ जाएगा, तो ये एलिमेंट के L³ हो जाएगा, तो mu²/L³ हो जाएगा। मान क्या लेते हैं, माना गैस के अणुओं की संख्या कैपिटल N है तथा x अक्ष की दिशा में उनके वेगों के घटक क्रमशः u1 u2 u3 un तक ले लिया। अतः संपूर्ण अणुओं द्वारा फलक ए पे आरोपित दाब, तो उस दाब को भी देख लेते हैं, क्या है सबको जोड़ देना है। तो px बराबर क्या हो जाएगा, mu1²/L³ प्लस mu2²/L³ प्लस mu3/u3²/L³। ऐसे ही लास्ट वाले में आएगा mun²/L³। अब क्या है, m/L³ कॉमन ले लिया, तो u1² प्लस u2² प्लस u3² ऐसे चल के un² तक हो जाएगा ये। अब क्या है, ये वास्तव में L³ क्या था, आयतन था, m/v हो जाएगा आयतन इसका, u1² प्लस u2² प्लस u3² प्लस un² हो जाएगा। तो यहां तक आपको ले लेंगे। तो ध्यान रखना है इसमें जहां v बताया गया वो क्या है, हमारा बर्तन का आयतन है। इसी तरह से वाई अक्ष के लंबवत किसी फलक पर गैस के द्वारा अणुओं द्वारा आरोपित दाब जो है वो अब v आ जाएगा यहाँ पर, तो py हो जाएगा। ये px था आपका, ये px निकाला था, py हो गया m/v v1² प्लस v2² प्लस v3² ऐसे vn² तक, जहां v1 v2 vn क्या है, गैस के अणुओं के वेग हैं वाई अक्ष की दिशा में। इसी प्रकार z अक्ष में भी ले लेंगे हम। जेड अक्ष में लेंगे तो पी जेड का मान f/v हो जाएगा, w1² प्लस w2² प्लस w3² बराबर प्लस wn² तक आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, इसमें बताना भी पड़ेगा w1 w2 क्या है, ये है जेड अक्ष में।
गैसों के अणुओं के वेगों के जेड अक्ष दिशा में घटक हैं, परंतु गैस द्वारा सभी दिशाओं में आरोपित दाब समान होता है, यानी तीनों के तीनों मान बराबर, यानी पी एक्स, पी वाई, पी जेड बराबर होंगे, और वो मान लिया हमने पी के बराबर है। तो पी बराबर औसत निकालेंगे, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड बटे 3। तो इसमें ध्यान रखना ये पी एक्स लिखा हुआ है बच्चों, तो सारे के मान को रख दिया गया, तो P बराबर कितना हो जाएगा, m/3 हो जाएगा, U1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऐसे ही W रख दिया, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी रख दिया V3, ये सारे मान इसमें रख दिए Px Py Pz के। अब इसमें से क्या हो जाएगा, सबको जब कॉमन लेंगे तो इसमें से ध्यान देखो, ये U1 है, ये V1 है, ये W1 है, तो U1 स्क्वायर ये आपका आ जाएगा। ऐसे ही सारे के सारे मानों को लेंगे तो P का मान कितना निकल के आएगा, तो इसको कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं जरा। तो ये मान हमने प्लस करके इसमें सबको जोड़ना चालू कर दिया था, n तक का जोड़ दिया गया है। लेकिन ये U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर बराबर C1 स्क्वायर होता है, तो ये मान हमने रख दिया यहाँ पर, तो P बराबर m/3 भी हो जाएगा, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, प्लस Cn स्क्वायर तक जाएगा ये। अब इसमें C स्क्वायर बार का मान जो होता है यही समझने वाला था, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर और Cn स्क्वायर को बटे n कर देंगे, तो ये C स्क्वायर बार क्या है, औसत निकालते हैं। तो ये जहां क्या है, सी स्क्वायर बार को क्या कहते हैं, को अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। इसे समीकरण 1 में रखने पर क्या बन जाएगा, P बराबर mn सी स्क्वायर बार बटे 3v हो जाएगा। समीकरण 2 गैस के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित दाब का व्यंजक है, यहीं से सूत्र हमारा आता है। तो ध्यान रखना बच्चों, सी स्क्वायर बार का मान अच्छे से आपको पता होना चाहिए। चलते हैं, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर बायल के नियम की व्याख्या कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, इसमें करना है आपको। तो बायल का नियम का निगमन कैसे करते हैं, गैस अणु सिद्धांत के आधार पर। तो गैसों के अणु सिद्धांत के आधार पर गैस दाब का सूत्र हमने अभी पढ़ा, P बराबर 1/3 mn सी स्क्वायर बार बटे v। लेकिन हमारे जो नियम होते हैं बायल के नियम के, जरा उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। तो जिसको पहले बताना पड़ेगा, जहां m गैस के अणुओं का द्रव्यमान है, n क्या है, n गैस के अणु है, और v आयतन है, और उसमें उपस्थित संख्या जो है, प्लस C बार जो है वर्ग माध्य मूल वेग है। तो Pv बराबर 1/3 mn सी स्क्वायर बार हो जाएगा ये, और इसमें m इंटू n जो है वो गैस का द्रव्यमान हो जाता है, वो कैपिटल N के बराबर हो जाएगा। तो ये Pv बराबर 1/3 m सी स्क्वायर बार हो गया। परंतु सी स्क्वायर बार जो है वो T के अनुक्रमानुपाती है, अतः ताप नियत होने पर सी स्क्वायर बार एक नियतांक होगा। तो m गैस का द्रव्यमान है, यह भी एक नियत राशि होगी, यानी 1/3 m सी स्क्वायर बार एक नियतांक हो जाएगा। इससे क्या होगा, Pv एक नियतांक बन जाएगा, और यही बायल का नियम है। तो यहाँ तक आपको सिद्ध करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। चलिए चार्ल्स की तरफ भी बढ़ लेते हैं। गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर चार्ल्स के नियम की व्याख्या करते हैं। चलते देखते चार्ल्स के नियम में कैसा बताना है। तो चार्ल्स के नियम में क्या करते हैं, गैस के अणुगति सिद्धांत को ही लेते हैं पहले। तो P बराबर 1/3 mn सी स्क्वायर बार अपॉन v ले लेंगे, फिर वही बात आएगी, v की इधर गुणा कर देंगे, Pv 1/3 mn सी स्क्वायर बार हो जाएगा। अब इसमें mn जो होता है वो गैस के अणु भार के बराबर होता है, तो Pv 1/3 m सी स्क्वायर बार हो जाएगा ये। अब क्या है, गैस का द्रव्यमान m निश्चित रहता है, जबकि दाब P को स्थिर रखने पर समीकरण नंबर 1 में v समानुपाती किसके हो जाएगा, सी स्क्वायर बार के, और सी स्क्वायर बार जो है परम ताप के समानुपाती होता है, यानी कि v समानुपाती परम ताप, और यही चार्ल्स का नियम है। तो बच्चों यहाँ तक सिद्ध हो गया, इसको यहाँ तक ही तैयार करना है। ये लेसन आपका समाप्त हो रहा है। नीचे की तरफ जो है लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, और कम से कम एक लाइक तो करेंगे ही बच्चे, कम से कम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का यही वीडियो समाप्त करता हूँ।